जहाँ पे हमने कल छोड़ा था हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, कल हम ये देख रहे थे कि जी जो हमारे DFT और IDFT ऑपरेशंस हैं उनको थोड़ा सा आसान कैसे कर सकते हैं। मैं इस स्लाइड को फ़िलहाल हटाते हुए ज़रा ये लिख लूँ यहाँ पे कि हम यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो किस चीज़ के बारे में है। हमारे पास अभी तक DFT और IDFT की इक्वेशंस थी, ठीक है। IDFT भी इस तरह से, ओके। ये चीज़ थोड़ी सी याद है कि जब हम IDFT की इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वी कैन नॉट गेट x ऑफ n बैक। IDFT जब हम अप्लाई करते हैं x ऑफ k के ऊपर तो हमें कुछ इस तरह का टाइम डोमेन सिग्नल मिलता है। ये चीज़ थोड़ी सी याद है? ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने जब DFT या IDFT की बात की तो वी वर टॉकिंग अबाउट दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मतलब अभी कंप्लीट नहीं की हैं। और हम लोगों ने फिर कल ये पढ़ा था कि इंस्टेड ऑफ इक्वेशंस वी कैन यूज़ मैट्रिसेस, ठीक है। अब वो हम डेवलप इस तरह से करते हैं कि ये जो DFT वाली इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, ठीक है, जिसमें x और n ये दोनों वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और wn हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम ट्विडल वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। और कल हम लोग इस मैट्रिक्स को बनाना सीख रहे थे और इस मैट्रिक्स का जो वन ऑफ द एलिमेंट्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं e⁻ -j 2π/n k और n, मतलब वन ऑफ द एलिमेंट्स वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। अच्छा, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे कि एक मैट्रिक्स को हम डेवलप करना चाह रहे हैं सच दैट कि n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम डेवलप ऐसे करते हैं कि n हमारे पास इस तरह से वेरी होता है कि हमारे पास अच्छा, इसको हमें शायद लिख देना चाहिए 0 to n-1, और इसी तरह से k भी वेरी होता है 0 to n-1 इस तरफ। और उसके अलावा पहले तो हम लोगों ने वो मैट्रिक्स लिखी थी जिसमें k और n की अपनी वैल्यूज़ थी और जो भी प्रोडक्ट टर्म लेकर उनकी पावर लिखी जा रही थी उस तरह से लिख रहे थे। और फिर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था कि k प्लस n अगर कहीं पे भी है तो हम उसको k से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हार्मोनिक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन के इस्तेमाल के बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स को इस तरह से लिख लिया था। अभी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो फ़ौरी तौर पे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही कि हम जिनको चेंज कर सकते हैं और मैट्रिक्स थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वो ये वाले चेंजेस हैं कि जहाँ जहाँ पे W4/0 एक तो लिखा नज़र आ रहा है फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिल करने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसको हमने फिल कैसे करना है। मसलन W4 raised to power 1 is basically equal to e raised to power -j 2π/n यानी कि 4। ये किससे बराबर होता है? इसको अगर आप अपने पास कैलकुलेट करके देखो और फिर मुझे बताओ। अच्छा, ये वाली मैट्रिक्स जब भी आपने डेवलप करनी होगी ना तो आपको मतलब आपको टोटल W n
डब्ल्यू एन ज़ीरो से लेकर डब्ल्यू एन एन माइनस वन, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। आप इनको अपने पास पहले से कैलकुलेट करके रख लो और फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है ना इतना से सिमेट्रिक बनेगी। सिमेट्रिक कैसे बनेगी मैं आपको इसकी डेवलपमेंट के बाद बताती हूँ। फिलहाल आप मुझे ज़रा कैलकुलेट करके आपने बताना है कि W4 1 किसके बराबर होता है, जिसको हम न्यूमेरिकली इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। जी ये cos 2 पाई/4 माइनस जे साइन 2 पाई/4 किसके बराबर होगा ये। माइनस जे के, ठीक है। अच्छा इसी तरह से W4 रेज़ टू पावर 2 तो नहीं कहना चाहिए, मतलब विद फैक्टर 2 ये हमारे पास आएगा e रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई/4 2, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू -1 और फाइनली हमारे पास जो तीसरा हमें फैक्टर रिक्वायर्ड है वो ये है, और वो होगा जे के बराबर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं देखूँ W4 1 W4 2 W4 3, तो अभी जो मेरी ये पहली रो और पहला कॉलम मैंने लिख लिया, दूसरी रो में मुझे इनकी ज़रूरत है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे -j -1 j, ठीक है। इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखो तो W4 2 0 और फिर 2, तो 2 के लिए मेरे पास है -1, 0 के लिए 1 और फिर 2 के लिए -1 और फिर 3 2 1 3 2 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताती कि सिमेट्रिक किस तरह से है। अच्छा ये जो है ना आपका ट्रांसपोज इसका सेम आएगा। असल में ट्रांसपोज मैं इसलिए नहीं कहना चाह रही सेम आएगा क्योंकि यूजली हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली मैट्रिसेस होते हैं ना फिर उनका ट्रांसपोज में कॉन्जुगेट भी लेना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट लाइक टू से कि सेम आएगा। लेकिन मतलब जो मुझे ज़्यादा आसान लगता है बताना वो ये है कि अगर मैं डायगनल के क्रॉस मैट्रिक्स को देखूँ, मतलब इसके अलावा जो मतलब मेन डायगनल के अलावा जो डायगनल्स हैं उनको अगर आप देखो तो वो सेम है, ठीक है। मसलन इसके बिल्कुल जो नीचे वाला डायगनल है 1 -1 -1 1 -1 -1, तो ये एक थोड़ा चेक हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो इसकी तरह का है और ये इसकी तरह का है, तो ये थोड़ा सा चेक हो जाता है कि आपने ठीक मैट्रिक्स लिखी है। अच्छा ये तो हमारे पास मतलब W4 आपने जब भी बनानी होगी तो वो मैट्रिक्स हमेशा जो है वो इसी तरह से बनेगी। और लेट्स सपोज कि हमारा सवाल ये था कि हम DFT कंप्यूट करना चाह रहे हैं सच दैट जो हमारे पास x ऑफ n है वो 0 1 2 3, ये अगर हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल है और हम DFT कंप्यूट करना चाह रहे हैं। अच्छा अगर DFT के साथ कोई नंबर ना लिखा हो ना, कि हाँ मतलब अगर सवाल ये हो कि सिंपल कि DFT कंप्यूट करना है, तो फिर उतने पॉइंट DFT कंप्यूट करेंगे जितने x ऑफ n में टोटल नंबर हैं। मतलब मैं DFT लिखूँ या मैं 4 पॉइंट DFT लिखूँ ये एक ही बात है। अगर मुझे 4 के अलावा कुछ और लेना है ना, यानी कि 6 पॉइंट लेना है या फिर 3 पॉइंट लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तब मुझे पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर जितनी एक्स ऑफ एन की लेंथ है उतने पॉइंट का DFT लेना है तो फिर हम 7 पॉइंट्स मेंशन नहीं करते। अच्छा तो इसको मतलब हम लोगों ने करना यूँ है कि चूँकि हमारे पास एक्स ऑफ एन की लेंथ 4 है तो उसकी इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बाद
हमें टोटल फैक्टर मैट्रिक्स डेवलप करनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डेवलप की। और उसके बाद अगला काम ये होगा कि एक्स की कंप्यूटेशन के लिए इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख दिया, और एक्स स्मॉल एक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम इस तरह से, ठीक है। और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम एक्स कंप्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना। जो मेरे पास एक्स आएगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एक अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आई हैं, ये किस तरह से आई हैं? किस तरह का मतलब ये है कि इंडेक्सेस क्या हैं, के की वैल्यूज़ क्या हैं? जो के है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो के है ना यहाँ पे, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस, एक्स ऑफ 0 और ये एक्स ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, कल या इससे पहले लेक्चर में शायद प्रॉब्लम एक बात मिस हो गई थी। जो मैंने अभी तक आपको जो भी DFTs कंप्यूट करके दिखाए, वो कुछ इस तरह से थे, मतलब दे वर सिमेट्रिक। अगर लेट्स सपोज कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 6 पॉइंट DFT की, तो वो कुछ मेरे पास इस तरह से आ रहा था, यानी कि -2 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब ये मेरे पास लेट्स सपोज कि अगर एक 6 पॉइंट डी, अच्छा ओके चलो, हम हमारे पास चूँकि 4 पॉइंट है ना, हम 4th एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, 4 पॉइंट DFT मैंने इससे पहले की दफ़ा बनाया था, और वो इस तरह से -1 से 2 तक जा रहा था। अब ये मेरे पास जो 4 पॉइंट DFT आया है, ये इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल ले रही हूँ, हो सकता है प्लॉट हो के आपको इस तरह से मिले। इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? यस, ये शिफ्टेड होगा। अच्छा, कोई और फ़र्क आप बता सकते हो? क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है, लेकिन मेनली क्या फ़र्क इसमें है? शिफ्टेड तो ठीक है। या ओके, या प्रॉब्लम मैं जो जवाब सुनना चाहती हूँ मुझे वो नहीं मिला। एक मैं आपको हिंट देती हूँ, अगर हम इसको अगेंस्ट ओमेगा प्लॉट करें, तो उस सिचुएशन में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है दोनों प्लॉट्स में? ये जो 2 लिखा हुआ है मैंने, कि एक वाली जो 2 है, ये ओमेगा के टर्म्स में किसके बराबर होगी? के की वैल्यू अगर 2 हो तो ओमेगा की टर्म्स में किसके बराबर होगी? नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। 2 पाई/4 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मैंने मतलब एक्स ऑफ के प्लॉट किया हुआ है ना, ये अगर मैं ओमेगा की ओमेगा को एक्स एक्सिस रखते हुए एक्स ऑफ के को प्लॉट करूं, तो यहाँ जो मुझे प्रिंसिपल रेंज मिल रही है वो -पाई से पाई मिल रही है, ठीक है। और इस एक्स ऑफ के को मैं अगर देखूं और इसको प्लॉट मैं करूं अगेंस्ट ओमेगा,
तो यहाँ मुझे जो एक्चुअली प्रिंसिपल रेंज मिल रही है ना, वो 0 से 2π मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिग्नल्स पीरियोडिक हैं, ये इधर भी चलेगा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, दोनों सिग्नल्स जो हैं ये पीरियोडिक हैं, ये इसी तरह से रिपीट होते रहेंगे। लेकिन अभी हम इसका जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो हमें मतलब इस कंप्यूटेशन के बाद मिला है, वो 0 से लेकर 2π की रेंज में मिला है, ठीक है, ये बात समझ आती है? ये समझ आई ये बात? मेरा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्ली अनस्टेबल हुआ था। आप लोगों ने आखिरी बात क्या सुनी? मैम इसमें जो आपने डिफरेंस बताया अभी कि हमारे पास प्रिंसिपल रेंज है मिल ओके, ये बात समझ आई है? यस ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो मैंने कोई बात नहीं की, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्ड का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा ओके, तो ये एक मुख्तलिफ तरीका हो सकता है IDFT या IDFT और DFT को कंप्यूट करने का। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पता नहीं हम कम शुरू करेंगे अगर तो कंप्लीट कैसे करेंगे। अच्छा, जो अगला टॉपिक है ना बेसिकली वो है प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन उसमें अब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो करवा सकूँ जो किताब में कवर हुई हैं। वैसे मैं कुछ के नाम लिख देती हूँ और वो आप लोगों ने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ मेन टॉपिक्स अंदर की हुई है। मसलन लिनियरिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो आपने कई दफ़ा मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स में किया हुआ है इसको, ठीक है। इसी तरह से टाइम शिफ्ट का आपको अंदाज़ा है कि टाइम डोमेन में अगर शिफ्ट आए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी में अगर शिफ्ट आए तो आपको पता है कि टाइम डोमेन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन टाइम शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के नतीजे में जनरेट होने वाला एक्सपोनेंशियल सिग्नल, उसके साइन में डिफरेंस होता है, ठीक है। वो मतलब अगर आप देख भी लोगे तो आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा, लेकिन इस टॉपिक को आप लोगों ने कई जगह पे कवर किया हुआ है। अभी मैं जो प्रॉपर्टी कराने लगी हूँ दैट इज़ सर्कुलर सिमेट्री, और सर्कुलर सिमेट्री के बाद इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो हमने DFT का जो सीखना है। अच्छा, सर्कुलर सिमेट्री बेसिकली ये चीज़ है कि हमारे पास एक्स एन और ये जो ओरिजिनल एक्स ऑफ एन है, इनको रिलेट करने का एक तरीका ये है कि ये दोनों सिग्नल इक्वल होते हैं या सेम होते हैं इस इन सैम्पल्स के लिए, ठीक है। और इसी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका ये भी है। अच्छा, जब मैं ये लिखती हूँ तो ये क्वेश्चन आपको समझ आती है कि इस बात का क्या मतलब है? जी, ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा ओके, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा तो मैं अज्यूम करी हूँ कि है। अच्छा जी, अब
इस इक्वेशन का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे पास एक सिग्नल है और उसमें हम एल की वैल्यूज़ मतलब एन हमें पता है और एल को हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेंगे और हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो रिपीट होती जाएंगी। इसको समझने के लिए एक तरीका और है जिसकी वजह से इसका नाम बेसिकली सर्कुलर सिमेट्री रखा हुआ है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि एक्स ऑफ एन गिवन है कुछ इस तरह से ठीक है, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक सिलेंडर का हम क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इन सारी वैल्यूज़ को लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये सिलेंडर जब पूरा घूम के वापस आएगा, ठीक है, मतलब अब ये वैल्यूज़ हमें मिलती जा रही हैं और यहाँ पर जब ये घूम के वापस आएगा तो बेसिकली अब हमें एक्स ऑफ क्या मिलेगा इधर, अब हमें एक्स ऑफ 5 मिलेगा ना, ठीक है, विच वुड बी सेम एज एक्स ऑफ 0, ठीक है, बात समझ आइए। अगर हमें क्रॉस सेक्शन देखें ना सिलेंडर का तो बेसिकली हम लोगों ने किया यूं कि उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर सारी वैल्यूज़ लिखनी जितने भी एक्स ऑफ एन में एलिमेंट्स हैं और फिर जब ये सिलेंडर घूमता जा रहा है और मतलब ये वाली वैल्यूज हैं वो रिपीट होती जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में एग्जांपल इस तरह से लिखी है तो अब मैंने सोचा कि इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास लेट्स सपोज के सिलेंडर घूम रहा है और हमारे पास कुछ आगे की वैल्यूज़ हैं, मतलब कुछ एक्स ऑफ एन जब हमें मतलब इस तरह से हमें एक्स ऑफ एन की वैल्यूज़ मिल रही हैं तो हमें कुछ बहुत आगे की जाके वैल्यूज़ मिली हैं। अब हम उन वैल्यूज़ को देखकर ये कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये एक्स ऑफ एन से कैसे रिलेटेड है। तो वो वैल्यूज़ हम कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं, मतलब अगर हमारे पास उसके लिए हमें थोड़ा सा ना इसको एक्स ऑफ आर अगर हम लिख लें तो एन को रिलेट करते हैं हम आर के साथ इस इक्वेशन से, ठीक है, एक्स ऑफ एन को हम एक्स ऑफ आर कह देते हैं और इस एक्स ऑफ एन के आर्ग्यूमेंट को हम एन रखते हैं ताकि हम एन को आर के साथ रिलेट कर सकें। मसलन लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वैल्यू 13 आई है तो हमें कैसे पता चले कि ये ओरिजिनल जो एक्स ऑफ एन है उसकी कौन सी वैल्यू थी। पीरियड हमें जो है ना वो 5 गिवन है, पीरियड लेट्स सपोज हमें 5 गिवन है, तो अब हमें ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आर की क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब किस रेंज में वैल्यू हो सकती है। अच्छा ओके, लेट मी स्टार्ट इट ओवर अगेन। 0 to 4, मेरा सवाल आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आर की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 4 तक और एल की क्या वैल्यू हो सकती है, इस इक्वेशन को देखो बताओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ इंटेग्रल वैल्यू लेंगे हम लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, कुछ एल और आर के बारे में आइडिया है कि क्या हो सकते हैं। एल को 2 ले लेते हैं और 3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि इस एक्स ऑफ एन में जो वैल्यू हमें 3 पे मिल रही थी वो एक्स ऑफ एन में वैल्यू 13 पे मिलेगी, ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी हों माइनस एन की जो कि मतलब होंगी, फॉर एग्जांपल -1 है हमारे पास यहाँ पे, तो अब क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एल को -1 ले लें और आर को 4 ले लें।
बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आर बेसिकली इन यहाँ पर इस रेंज में वेरी होगा और एल को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले सकते हैं हम, और इस तरह से एन को और आर को, यानी कि एक्स ऑफ एन मतलब पीरियोडिक सिग्नल के इंडेक्स को जो ओरिजिन हमारा ए पीरियोडिक सिग्नल था उसके इंडेक्सेस के साथ हम इस इक्वेशन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। तो ये इनमें बेसिकली एक सर्कुलर सिमेट्री का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं देखती हूँ कि किस तरह हम गिवन टाइम में समझने की कोशिश कर सकते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, अब करते कैसे हैं वो बाद की बात है और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम ज़रा ये समझ लें कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन किस सिचुएशन में होती है, क्यों करते हैं। अब हमें इस चीज़ का पता है कि डीएफटी हम लोगों ने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि दो सिग्नल्स हैं हमारे पास, दो सिस्टम्स हैं सॉरी, x1 के x2 के एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि इन दोनों सिस्टम्स को कंबाइन किया जा सकता है इस तरह से, मतलब इनके डीएफटी के टर्म्स अगर हमने कंबाइन करना हो तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये डिस्क्रीट कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हमने इसी ऑपरेशन को टाइम डोमेन में देखना हो कि टाइम डोमेन में ये ऑपरेशन कैसे कैरी आउट होता है, दोनों को कन्वॉल्व करेंगे यस, लेकिन अब कॉन्वोल्यूशन थोड़े अच्छा नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए इधर हमें n लिखना चाहिए, x1n x2n, और यहाँ पे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होगी। ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि अगर हमारे पास ये वाला जो ऑपरेशन होता है ना, जिसमें DTFTs मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली this 2x2 is basically different than this x2. इनमें कॉन्वोल्यूशन होती है, लेकिन अगर हम DFTs के टर्म से बात करें तो यहाँ पे जो टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं वो बेसिकली सर्कुलरली कन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि ये होता है कैसे हैं, और फिर लेट्स सी के ये क्वेश्चन कितना कंप्लीट कर पाते हैं हम। मतलब अब हम सीखने ये लगे हैं कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होती कैसे है। या को समझ आ गई कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, ये यहाँ पर दो सिग्नल्स हैं, इनको हम लोगों ने सर्कुलरली कन्वॉल्व करना है। ठीक है, इसका तरीका ये है कि अगेन हम बनाते हैं अब थोड़े से स्टेप्स मैं लीनियर कॉन्वोल्यूशन वाले फॉलो करूँगी ताकि फिर आप उनको उनके तो रिलेट भी कर सको उसके साथ और थोड़ा याद रखने की भी आसानी हो। पहला स्टेप फॉर एग्जांपल ये है कि हमने सिग्नल को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हम x yeah, okay, let me write x2 0 which is 0 or x2 1 which is 1, x2 2 और x2 3 दिस इज 3। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको प्लॉट कर लिया अराउंड अ सर्कल, और ये हम लोगों ने फॉलो की जो सिमेट्री फॉलो जो हम लोगों ने सीक्वेंस फॉलो किया दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे हम इसी तरह से प्लॉट करेंगे x1 0 x2 0
x सॉरी x11 x12 और x13, ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यूज़ नहीं लिखी, वो आप लिख सकते हो। दूसरा स्टेप ये होगा कि हमारे पास इस सिग्नल को हम ऐसे ही रखेंगे, और जैसे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में दूसरा स्टेप क्या होता है, मतलब पहले स्टेप में तो हम n को k से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वो फ्लिपिंग का स्टेप होता है, एक सिग्नल को फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक सिग्नल को फोल्ड कर देंगे, फोल्ड वन ऑफ द सिग्नल्स, और उससे होगा यूं कि हमारे पास ये सिग्नल अब बेसिकली क्लॉकवाइज इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने ये किया कि बेसिकली जितने भी हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के इर्द रख लिया, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हम लोगों ने ये किया है कि एक सिग्नल को पकड़ के उसको फोल्ड किया है सच दैट कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो अब क्लॉकवाइज हो गई है, ठीक है। एक सिग्नल अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के साथ अवेलेबल है, एक सिग्नल को पकड़ के हम लोगों ने सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन जो है वो कर दी है क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना, अब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे हम सच दैट कि इनका प्रोडक्ट लेंगे। अब प्रोडक्ट हम किस तरह से ले सकते हैं, लेट्स सपोज हम y0 की बात कर रहे हैं कि इनके जो पॉइंट जिस पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x10 x20 प्लस, और एक पॉइंट आप मुझे बताओगे और पॉइंट कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। मैम x2 वाला जो है x22 और x12 नहीं, कोइंसिडेंस का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, मतलब इसी पोजीशन का मैंने दूसरे सिग्नल का एलिमेंट देखना है। मतलब यहाँ को मैं ऊपर नीचे रख दूँ ना, तो फिर इनके जो इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कोइंसाइड करेंगे। ओके, x13 और x21, ठीक है। अच्छा, जब इन प्रोडक्ट्स को आप कैरी आउट करोगे तो यू विल गेट 3 जी। इनके जगह लाइक एक के एलिमेंट 4 हो, एक के 5 हो। फिर हम एक अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने एंड पे बताना था। जो 4 वाला सिग्नल है, यानी कि जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं या जिसमें कम एलिमेंट्स हैं, उसमें हम होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डालते हैं पहले, दोनों को बराबर करना होता है हमने पहले, ठीक है। अच्छा, अब उसामा ने सवाल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ने इसको थोड़ा एंड पे एड्रेस करना था, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझे भूल जाता। तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ कि अगर हमारे पास किसी एक सिग्नल में कम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और दूसरे सिग्नल में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो जो डिफरेंस होगा ना, आप उसको मतलब ज़ीरोस के साथ पहले भरोगे ताकि ये जो दोनों सिग्नल्स हैं इनकी लेंथ बराबर हो जाए। अच्छा, एक दो और कर लेते हैं ताकि हमें फिर इसकी समझ आ जाए। अच्छा, स्टेप नंबर 4 है हमारे पास।
अच्छा जी, मुझे इसको रोटेशन मैं इसकी करती जा रही हूँ, ठीक है। और मैंने इसको अच्छा ओके, रोटेशन जो है वो इस तरह से होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसकी एक दफ़ा दोबारा से रोटेशन की। जो पहला मेरे पास आंसर आया था ना, वो अभी मैंने सिर्फ उसकी उसकी फोल्डिंग की थी, तो मेरे पास एक जो है वो आंसर आ गया था। यहाँ पर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज दफ़ा रोटेट किया और यहाँ पर मेरे पास वही वाला सिग्नल है जो कि यहाँ पर हाँ पास अवेलेबल था x1n। और y1n में मैं 2 एलिमेंट्स लिख देती हूँ, बाकी के 2 फिर आप उम्मीद है कि लिख सकोगे। मतलब अगर मैं इस पोजीशन को देखूँ तो मेरे पास x2 1 और x1 0 का प्रोडक्ट हो रहा है। और इसी तरह से अगर मैं इस पोजीशन को देखूँ तो x2 0 और x1 1 का प्रोडक्ट हो रहा है। बाकी 2 टर्म्स जो हैं वो इधर और आएंगी। और मेरे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो 6 आ रहा है, ठीक है। फिर एक दफ़ा और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करेंगे। रिजल्ट आपका टोटल मतलब y3 से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि टोटल 4 ही एलिमेंट्स हैं x1 में और x2 में, और आपके आउटपुट में भी 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। हाँ जी, समझ आई इस बात की? सर्कुलर कॉम्बिनेशन करते कैसे हैं? ठीक है, गुड इनफ। अच्छा ओके, अभी हमारे पास टाइम हो गया है ख़त्म, तो ये टॉपिक भी ख़त्म होगा तो नया टॉपिक शुरू करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह एक इसका टॉपिक और है कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन जो है वो डीएफटी के थ्रू कैसे होती है। मतलब हमें अगर एक सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन तो यहाँ पे करनी आ गई है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, लेकिन आई वुड सी कि अभी यहाँ पास टाइम कितना है, उसको मैंने कितनी डिटेल में एक्सप्लेन करना है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इन द मीन वाइल आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Now